दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग G7 पर चर्चा करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन जो अभी जो है कि कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कनान्सिकस शहर में हुआ था, वहाँ पर 15 से 17 जून 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ था। इस पर हम लोग देखें कि वास्तव में किन किन पहलुओं पर चर्चा हुआ था। दूसरी चीज़ हम लोग इसमें इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन से परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन सारी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही इस टॉपिक से G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ मेंस के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, कैसे प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन में किन किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज तो यह है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 क्या है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 क्या है। दूसरी चीज G7 की स्थापना और इसके विकास की एक संक्षिप्त कहानी देखेंगे, ठीक है ना। G7 शिखर सम्मेलन का स्वरूप और उद्देश्य क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 2025 के G7 शिखर सम्मेलन का एक विस्तृत परिचय हम लोग देखेंगे। फिर 2025 के शिखर सम्मेलन की चर्चा का मुख्य विषय क्या था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत का G7 शिखर सम्मेलन में योगदान और भागीदारी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और G7 का वैश्विक प्रभाव और महत्व क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी पहलुओं पर हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तव में G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये है क्या, ठीक है। तो G7 जो है ये ग्रुप ऑफ 7, ठीक है ना, यानी विश्व के 7 प्रमुख विकसित और आर्थिक रूप से सशक्त देशों का एक अनौपचारिक संगठन है, ठीक है, एक अनौपचारिक गठबंधन है। अब इसमें जो है कि मूल रूप से 7 देश शामिल हैं, इसीलिए इसको G7 कहते हैं। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि कनाडा है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है यानी यूके है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और जापान है। ये 7 देश मूल रूप से इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब इन 7 देशों के अलावा जो है कि यूरोपीय संघ जो है ये भी इसका एक स्थायी भागीदार है। हालांकि स्थायी भागीदार है लेकिन सदस्य देशों की भांति जो है ये रोटेशनल अध्यक्षता नहीं करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में G7 की स्थापना और विकास की कहानी देखते हैं कि G7 की स्थापना कैसे हुआ और ये जो है कि G7 कैसे आगे बढ़ता है। तो वास्तव में G7 की स्थापना का इतिहास जो है कि अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। 1975 में जो वैश्विक आर्थिक मंदी आती है और उस वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ साथ जो तेल का महासंकट उत्पन्न होता है, इसी परिदृश्य में जो है कि G7 शिखर सम्मेलन की पहली अनौपचारिक शुरुआत होती है। यानी 1975 में मूल रूप से 6 देशों की एक बैठक होती है। इसमें 6 देश कौन कौन शामिल थे, तो अमेरिका था, यूके था, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था और जापान था। ये 6 देशों की बैठक हुई और इसी 6 देशों की बैठक में इस G6, पहले ये G6 कहलाया, G6 का उदय होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इसमें जो है कि ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, ये जो है कि ये पहली बार जो है कि बैठक हुए थे और इस बैठक में ही इस समूह का उदय होता है जिसको हम प्रारंभ में G6 कहे। फिर बाद में 1976 में जो है कि इसमें कनाडा भी शामिल होता है और जब कनाडा शामिल हुआ तो इसका नाम G7 हो गया, ठीक है। फिर 1997 में 1997 में इसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया और जब रूस को शामिल कर लिया गया तो इसका नाम G8 बन गया। लेकिन 2014 में जो रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था उसको लेकर के इस क्रीमिया विवाद के कारण 2014 में जो है कि इसको G8 से निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और जब इसका निलंबन हो गया तो पुनः जो है कि ये G7 बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सबसे पहले G7 जो है G6 के रूप में 1975 में इसका स्थापना होता है और ये आर्थिक संकट
और तेल महासंकट के बीच इसका उदय होता है। फिर 1976 में जब इसमें कनाडा शामिल होता है तो ये G7 बन जाता है। फिर 1997 में जब इसमें रसिया शामिल होता है तो G8 बन जाता है। और जब 2014 में क्रीमिया विवाद के चलते रसिया को निलंबित किया जाता है तो फिर ये G7 सदस्य बन जाता है। अब देखते हैं कि वास्तव में ये जो G7 है इसके शिखर सम्मेलन का स्वरूप और उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए जो G7 शिखर सम्मेलन है ये हर साल आयोजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। और ये जो सदस्य देश हैं हर सदस्य देश में बारी बारी से इसका आयोजन होता है और प्रत्येक सदस्य देश उसकी मेजबानी करता है और जो देश मेजबानी करता है वही इसकी अध्यक्षता भी करता है। दूसरी चीज क्या है कि सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा होती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होती है, स्वास्थ्य पर चर्चा होती है, तकनीकी प्रगति पर चर्चा होती है और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे होते हैं उस पर भी इस सम्मेलन में गहन चर्चा की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये तो देश इसमें भाग लेते ही लेते हैं, इसके अलावा जो है कि इसमें कुछ संगठनों को भी बुलाया जाता है। संगठनों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि उन संगठनों में दुनिया के बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में जब ये G7 में संगठन शामिल होंगे तो G7 का निर्णय जो है कि विश्वव्यापी इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कभी कभी जो है कि IMF, ठीक है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं को जो है कि इसमें शामिल किया जाता है जिसमें उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ अतिथि देशों को भी जो है कि इसमें निमंत्रण दिया जाता है ताकि सम्मेलन के निर्णय को बहुपक्षीय बनाया जा सके, बहुपक्षीय सहयोग इसका प्राप्त किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इन सारे जो है कि अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब G7 शिखर सम्मेलन का विस्तृत परिचय हम लोग देख लेते हैं जो अभी 2025 में आयोजित हुआ है। तो जो G7 शिखर सम्मेलन है ये 15 से 17 जून 2025 के मध्य आयोजित हुआ है। इसका आयोजन जो है कि कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कनान्सिकस शहर में इसका आयोजन हुआ है। इसकी मेजबानी की अध्यक्षता, चूंकि मेजबानी कनाडा कर रहा है इसलिए इसकी अध्यक्षता भी कनाडा ही किया है। ठीक है ना। इस कनान्सिकस शहर की एक खास विशेषता है, कनान्सिकस शहर की एक खास विशेषता ये है कि वहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, जिसको हम वहाँ के मूल निवासी या वहाँ के मूल जनजाति भी कह सकते हैं, वो ब्लैकफुट कन्फेडरेसी है। ब्लैकफुट कन्फेडरेसी उनका एक संघ का नाम है। ठीक है ना। चूंकि ब्लैकफुट वो भाषा बोलते हैं, इस आधार पर जो है कि उनके संघ को ब्लैकफुट कन्फेडरेसी का नाम दिया जाता है और ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं। चूंकि उन्हीं के भूमि पर इसका आयोजन हुआ है इसलिए उनकी संस्कृति, उनके समावेशन को ध्यान में रखते हुए जो है कि उनको सम्मान देने का इस सम्मेलन में कार्य किया गया है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि वास्तव में G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय क्या रहा है। तो चर्चा का मुख्य विषय क्या रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास, ये पहला विषय रहा है। दूसरा, विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के उपाय, ये महत्वपूर्ण विषय रहा है। तीसरा जो रहा है डिजिटल क्रांति, तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में सहयोग, ये महत्वपूर्ण विषय रहा है। चौथा जो महत्वपूर्ण विषय रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए साझा रणनीतियां बनाना। और पांचवा जो वर्तमान में संकट चल रहा है जैसे यूक्रेन संकट, मध्य पूर्व के संघर्ष, अफ्रीका में विकास, वैश्विक प्रवसन, आर्थिक सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दे। तो कुल मिलाकर के ये G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस G7 शिखर सम्मेलन में ये सारे विषय रहे हैं जिस पर जो है कि विस्तार से चर्चा किया गया है। अब G7 शिखर सम्मेलन में योगदान और भागीदारी हम लोग देखते हैं कि वास्तव में इसमें भारत का योगदान और भागीदारी किस प्रकार से है। ठीक है। तो देखिए भारत को पिछले कुछ वर्षों से जो है कि G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है
क्योंकि G7 जैसा मंच जो दुनिया के सबसे विकसित और आर्थिक रूप से संबंध देशों का एक समूह है, यहाँ पर भारत को जो है कि एक अवसर मिल रहा है उपस्थित होने के लिए, और ऐसी स्थिति में भारत इस मंच का उपयोग करके अपनी बातों को वैश्विक स्तर पर मजबूती से रख सकता है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और यही कारण है कि भारत ने जो है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोधी प्रयास, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल तकनीकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रखा है। ठीक है, और इस भारत के दृष्टिकोण से न सिर्फ भारत को लाभ हुआ है, बल्कि वैश्विक बहुपक्षीय मुद्दों को भी एक मजबूती मिली है, क्योंकि भारत ने जिन मुद्दों को रखा है ये वास्तव में विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन, क्योंकि विकासशील देशों में विकास के लिए ऊर्जा की अधिक खपत हो रही, जलवायु परिवर्तन की समस्या आ ही रही है। आतंकवाद से भारत प्रभावित है ही है, साथ ही बहुत सारे देश प्रभावित हैं। हालांकि आतंकवाद को लेकर के सभी देशों के अपने अपने मत हैं, जो विकसित देश हैं या बड़े देश हैं वो आतंकवाद की परिभाषा अपने हिसाब से, इसीलिए आज तक आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं बन पाई है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, तो जब हम इसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन का प्रभाव और महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रभाव महत्व क्या है। तो विश्व के आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले ये सबसे प्रभावशाली मंच है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें दुनिया के सबसे विकसित और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न राष्ट्र भाग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके निर्णय विश्व के आर्थिक मंच को तो प्रभावित कर रहेगा ही करेगा। दूसरा क्या है कि जो यह मंच वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए नीति, समन्वय, सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, चूंकि इसमें सारे के सारे विकसित और समृद्ध राष्ट्र शामिल है। ऐसी स्थिति में अगर ये बैठ करके एक साथ प्रयास करते हैं तो विश्व का जो है कि ये समर्थन पाने में सफल हो सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है इसका कि G7 के निर्णय और घोषणाएं विश्व की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, पर्यावरण और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। अब थोड़ा सा इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और फिर मेंस में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से उसका उत्तर लिखा जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि G7 समूह में कितने सदस्य देश हैं। तो G7 समूह में कुल 7 सदस्य देश हैं, नाम से ही पता चल जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि G7 की स्थापना किस वर्ष हुई। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभ में G7 को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रारंभ में G7 को G6 कहा जाता था, क्योंकि इसमें 1975 में कनाडा शामिल नहीं था। जब 1976 में कनाडा शामिल हुआ तब जाके वो G7 कहलाया है, और 1997 से रूस के शामिल होने के बाद G8 हुआ है। लेकिन 2014 में फिर रूस जब बाहर हो गया तो फिर से ये G7 कहलाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 में कौन सा देश 1976 में शामिल हुआ। तो कनाडा शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 में रूस कब शामिल हुआ। तो रूस 1997 में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस को किस वर्ष G8 से बाहर किया गया। तो G8 से 2014 में इसको बाहर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए इसमें भारत ही G7 का सदस्य देश नहीं है, बाकी जापान, इटली, फ्रांस ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है। तो G7 सम्मेलन की मेजबानी जो सदस्य देश होते हैं वही बारी बारी से करते हैं, रोटेशनल क्रम में इसकी मेजबानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो कनान्सिकस शहर जो है कनाडा का अल्बर्टा राज्य में, वहीं पर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है। कनाडा कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 सम्मेलन में यूरोपीय संघ की भूमिका क्या है। तो यूरोपीय संघ की भूमिका जो है एक स्थायी भागीदार के रूप में है, लेकिन अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है क्योंकि स्थायी भागीदार तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 सम्मेलन कौन कौन से मुद्दों प्रमुख रूप से चर्चा में रहते हैं। तो G7 सम्मेलन के जो मुख्य चर्चा वाले मुद्दे हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जलवायु परिवर्तन है, सुरक्षा है, यानी उपरोक्त सभी के सभी जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को G7 में किस रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो अतिथि देश के रूप में ही इसको आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2025 के G7 सम्मेलन में किस स्वदेशी समुदाय की भूमि पर आयोजित हुआ था। तो ब्लैक फुट कॉन्फेडरेसी। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया कि वहाँ की स्थानीय जनजाति समुदाय है, भाषा के आधार पर इनको ब्लैक फुट कहते हैं। चूंकि एक संघ बनाए हुए हैं इसीलिए इनको ब्लैक फुट कॉन्फेडरेसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 के निर्णयों का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो G7 के निर्णयों का प्रभाव जो है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ता है, क्योंकि बाकी विकल्प में देखेंगे तो केवल सदस्य देश के तो ये बिल्कुल नहीं है, केवल यूरोप पे ये भी नहीं है, केवल एशिया पे ये भी नहीं है, तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि G7 सम्मेलन में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन आमंत्रित किए जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये शामिल हो सकता है, वैश्विक यानी विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ये सभी के सभी शामिल हो सकते हैं, इसलिए उत्तर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2014 में रूस को G8 से क्यों बाहर किया गया। तो क्रीमिया विवाद के कारण ही G8 से उसको बाहर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो G7 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक समस्याओं पर सहयोग और समाधान, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तर ये सही हो जाएगा। केवल व्यापार बढ़ाना ये भी नहीं, केवल खेल आयोजन ये भी नहीं, केवल सैन्य गठबंधन ये भी नहीं, तो उत्तर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 सम्मेलन में भारत ने किन मुद्दों पर अपनी बात रखी है। तो देखिए भारत जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रखा है, आतंकवाद विरोधी मुद्दे पर बात रखा है, खाद्य सुरक्षा पर बात रखा है, तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा, इन सभी पर बात रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G7 सम्मेलन की वार्षिक बैठक में कौन से देश अध्यक्षता करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सदस्य देश रोटेशनल क्रम में इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो मेजबानी करता है वही अध्यक्ष होता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि इससे MCQ, महत्वपूर्ण MCQ कितने बन सकते हैं, और चूंकि करंट का मुद्दा है, आने वाले साल में आप देखेंगे कि इस साल भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि मेंस लेवल में इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला तो प्रश्न ये है, कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का प्रमुख एजेंडा क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को समझिए, बहुत सारे प्रश्नों को जोड़ के एक प्रश्न बनाया गया है ताकि कोई भी प्रश्न इससे बाहर ना जाने पाए। तो प्रमुख एजेंडा, दूसरा भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में इसके प्रभाव का समालोचनात्मक, ये ध्यान में रखिएगा कि वैश्विक प्रभाव का समालोचनात्मक व्याख्या करना है, ठीक है ना। और तीसरा इसमें बात ये कहा गया है कि क्या G7 वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान में प्रभावी भूमिका निभा पा रहा है। तो इसमें 3 प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैसे हम लोग डील करेंगे, इसको मैं एक बार एनालिसिस कर दे रहा हूं। देखिए पहली चीज इसमें क्या कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे क्या हैं। तो जो जाहिर सी बात है कि जो इसके उद्देश्य हैं वही प्रमुख एजेंडा है, उन्हीं प्रमुख एजेंडों पर चर्चा करना है, जिसको पहले हम लोग देख चुके थे। दूसरा प्रश्न जो है ये कह रहा है कि भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण करना। जहां भी समालोचनात्मक शब्द आ जाता है तो समझिए संभावना के साथ साथ क्या क्या सीमाएं हैं उसको भी हम लोग रेखांकित करते चलेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए, अगर हम वैश्विक प्रभाव और वैश्विक व्यापार पर इसकी समालोचनात्मक समीक्षा या विश्लेषण की बात करें तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जो G7 सदस्य देश हैं उसमें सबसे प्रमुख अमेरिका है। और आप देखिए कि जब से ट्रंप जो है कि शासन में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तब से वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के कारण जो है कि अपने हितों को प्राथमिकता तो दे रहे हैं, यानी जहां उनको लाभ होगा वहीं वो काम करेंगे, जहां लाभ नहीं होगा वहां काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में पूरे वैश्विक स्तर पर आप देखिए कि व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल मचा हुआ है। तो ये जो है कि थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि वास्तव में ऐसी स्थिति में जो दुनिया का सबसे समृद्ध और ताकतवर देश है, जो विश्व का जो है कि व्यापारिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन उसका होता है, ऐसी स्थिति में जब वही जो है कि अपने पूरे हितों को ध्यान में रखने लगेगा, सिर्फ अपने हित की बात करने लगेगा, अमेरिका फर्स्ट की बात करने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में दूसरे देश के सामने समस्या का उठना स्वाभाविक सी बात है। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो कहेगा अन्य देश भी उसको उस तरीके से नहीं मानेंगे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो ये देश जो है कि अपने हितों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण से जो है कि अन्य जो देश हैं वो भी जो है कि इनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए फ्रांस से हमारे राफेल की चर्चा हुई थी, उसमें फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। जब हम रसिया के पास गए तब जाके सोर्स कोड देने को तैयार हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो जितने देश हैं ये सब पहले अपने हितों को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी स्थिति में जितने भी इसके साथ संबंध देश हैं वो सारे के सारे अपने हितों को भी ध्यान में रखते हैं। तीसरा इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान में क्या ये प्रभावी भूमिका निभा पा रहा है। तो देखिए दूसरे पॉइंट से भी तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप सिर्फ अपने हित की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका आप कैसे निभा पाएंगे। जैसे आप देखिए कि ट्रंप ने चुनाव में ये घोषणा तो कर दिए थे कि हम जब सरकार में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। क्या रूस यूक्रेन का युद्ध रुका? आज भी जारी है। रसिया इनकी कोई बात नहीं माना। इजराइल ईरान में भी अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इनकी बात मानने को तैयार नहीं। वो सीधे सीधे बोल रहा है कि हम धमकी की भाषा नहीं समझते हैं, हमारा देश वैसा नहीं, हम जवाब देना जानते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका, चूंकि G7 का नेता अमेरिका ही है, ये ध्यान में रखिएगा, अमेरिका जो है विशेष करके अपने हितों को ध्यान में रख करके ही सारी बातें करता है। और यही कारण है कि आप देखिए कि अमेरिका के यूरोपीय संघ से भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। नाटो भी अमेरिका की बात को बहुत अच्छी तरीके से उससे सहमत नहीं हो पा रहा है। तीसरी चीज आप भारत के साथ देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कि किस प्रकार से ट्रंप ने अपने पाला बदला और पाकिस्तान को प्रायोरिटी देने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रभावी भूमिका निश्चित तौर पर G7 वर्तमान में इन सारे मुद्दों के चलते उतना प्रभावी ढंग से नहीं निभा पा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर अगर इसमें सुधार किया जाए तो एक ऐसा मंच है जो प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है और बहुत अच्छा इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर कार्य किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि G7 की संरचना, कार्यप्रणाली, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है। ये एक बात हो गई। दूसरा इसमें प्रश्न शामिल है कि 2025 के सम्मेलन में कनाडा की अध्यक्षता में लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके वैश्विक शासन यानी ग्लोबल गवर्नेंस पर प्रभाव की चर्चा करना है। ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न निहित हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि इसकी संरचना, कार्यप्रणाली और निर्णय। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि इसकी संरचना वही है कि 7 देशों से मिलकर के बना है। कार्यप्रणाली ये है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है ना। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जो है इनकी पूरी लोकतांत्रिक तरीके से होती है। 2025 के सम्मेलन में जो कनाडा की अध्यक्षता में लिए गए प्रमुख निर्णय थे उसके वैश्विक शासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो G7 शिखर सम्मेलन के उद्देश्य थे उन्हीं सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके निर्णय लिए गए हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि ट्रंप जो है कि सम्मेलन के बीच से ही जो है कि वो उठ करके चले गए हैं अपने देश, इसलिए बहुत प्रभावकारी निर्णय तो नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक आप सभी की समस्याओं को बराबर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपनी समस्या मानेंगे, दूसरे की समस्या नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया आपकी बात को आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगी। जैसा कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है,
अमेरिका पर कोई हमला होता है तो आतंकवादी हमला हो जाता है, भारत पर हमला होता है तो उसको आतंकवादी कहते ही नहीं। भारत जब अपनी बात करता है, भारत जब अपना बदला लेता है तो बीच में आप कूद पड़ते हैं। 20 साल तक अफगानिस्तान में आपने ऑपरेशन किया, किसी की बात नहीं मानी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है कि वैश्विक शासन पर थोड़े से प्रभाव में कमी तो जरूर है, लेकिन ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन सारी समस्याओं को सुलझा लिया जाए तो निश्चित तौर पर इसके वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की भागीदारी योगदान का विश्लेषण करना है। दूसरा, ये पहला प्रश्न का पार्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की भागीदारी और उसका योगदान क्या रहा है, और दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, इसी में जुड़ा हुआ है कि भारत के लिए इस मंच के अवसर और सीमाएं क्या हैं। ठीक है ना, क्या G7 जैसे मंच भारत के वैश्विक हितों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे? तो ये इसमें वास्तव में 3 बातें हैं, लेकिन जो दूसरा और तीसरा बात है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस प्रश्न को कैसे हम लोग देखेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की भागीदारी और योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी एक भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर और उपलब्धि है, क्योंकि ये दुनिया के एक ऐसा मंच है जिसको पूरा विश्व कान लगा करके सुनता है, इस पर पूरा विश्व की नज़र रहती है, और उस मंच से अगर कोई बात बोली जाती है तो पूरी दुनिया उस बात को सुनती है। ठीक है, तो भारत की भागीदारी योगदान तो जबरदस्त रहा है, क्योंकि भारत ने उन सारे मुद्दों को उठाया है जो एक विकासशील और जो विकासशील देश जो है उनकी जो आवाज़ है उसको भारत ने वहाँ पर उठाया है। जैसे खाद्य सुरक्षा, ये सभी विकासशील देशों की एक सबसे प्रमुख समस्या है। दूसरा, आतंकवाद विरोधी मुद्दे, ये सभी देशों की समस्या है जो आतंकवाद से पीड़ित है। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन जो वास्तव में G7 का भी मुद्दा है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों को जब भारत इस पर उठाया है तो निश्चित तौर पर भारत का योगदान वैश्विक स्तर से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत न सिर्फ G7 के मुद्दों को साथ में लेकर चल रहा है, बल्कि ऐसे मंच पर भारत की उपस्थिति विकासशील देशों के भारत एक लीडर के रूप में वहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है। जो खाद्य सुरक्षा, जो विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ पॉपुलेशन अधिक है, जहाँ अर्थव्यवस्था के विस्तार उतना नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात उठाना ये सभी विकासशील देशों के हित की बात है। दूसरा कह रहा है कि भारत के लिए इस मंच पर अवसर और सीमाएं क्या हैं। तो निश्चित तौर पर अभी मैंने चर्चा किया कि अवसर बहुत बड़ा है, क्योंकि G7 दुनिया के एक ऐसा सम्मेलन है जहां पर विश्व के सभी देश कान लगा करके खड़े रहते हैं कि G7 में क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अवसर भारत को मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं? सीमाएं वही हैं कि इसमें जो है कि जो विकसित देश हैं वो सारी बातों को, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेते हैं। अगर उनको उसमें लाभ है तब तो ठीक है, नहीं लाभ है तो फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो ये इसकी सीमाएं भी हैं कि वो प्रभावशाली और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत और संपन्न देश होने के कारण जो है कि वो जो है कि इन मुद्दों को उतना ध्यान नहीं देते हैं जहां उनका हित नहीं सधता है। तो ये एक सीमाएं भी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या G7 जैसे मंच भारत के हितों को आगे बढ़ाने में सहायक है? बिल्कुल सहायक है, क्योंकि भारत को अपने कद को बढ़ाना होगा, भारत को मजबूती से अपने बातों को रखना होगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार भी है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश भारत के हितों को एक तरफा अनदेखी नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर G7 जैसा मंच भारत के हितों को आगे बढ़ाने में सहायक है, लेकिन बशर्ते हमको ये ध्यान में रखना होगा कि भारत उस मंच पर अपनी बैटिंग प्रभावशाली तरीके से करे। तो ये 3 प्रश्न थे मेंस से जुड़े हुए। इन मेंस के क्वेश्चनों में बहुत सारे प्रश्न शामिल थे। हमने इन सारे प्रश्नों का विश्लेषण किया। अब आप प्रयास करिएगा कि इसको संक्षेप में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।